अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपने गौर किया होगा, नोट किया होगा कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो आजकल बड़े जनरल बाजवा पे काफ़ी खाइफ नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ उनके बयानात आ रहे हैं। तो उन बयानात का मैं तजिया भी करूँगा, लेकिन आपको ये बताऊँगा कि ख्वाजा आसिफ जो हैं इनका जनरल बाजवा के साथ प्रॉब्लम है क्या, ये बयानात का जो सबब है वो क्या है, ये गुस्से का सबब क्या है। और दूसरी बात, आपके सवालात हैं, पहला जो इशू है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ही इशू पर बात कर लूँ। और बाकी ये है कि मुझे भी भूल रहा था कि आपको ये कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर किसी ने नहीं किया, और टली ऑन कर लें। और मैं वापस अपने मौजू की तरफ आता हूँ। हाँ, एक जो बात है, आप लोग जो हैं वो कहते हैं कि मैं टेबल बड़ा खड़काना, भाई मैं आज जो है ना ज़रा टेबल से थोड़ा सा फासले पे बैठा हूँ कि ताकि मैं इसको ना खड़काऊँ या कि उधर जाके कोई नाकिंग वगैरह मैं ना करूँ। तो अच्छा चलो, जन बाजवा साहब पे बात करने वाली है, यानी कि कोई गल जी मुकदी मुकाई है। तो आपने नोट किया होगा कि ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से अगले दिन भी स्टेटमेंट दी। उन्होंने किया कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा जो है इनको पार्लियामेंट में बुलाया जाए, होंगे कौन लोग ने होया है। और फिर जो है उन्होंने बताया कि इन्होंने तालिबान ला के इधर छोड़ दिए और ये ख़ुद ही फैसले करते रहते हैं। तो उसकी क्या हकीकत है उस पर भी मैं आपको बात करूंगा। बाद में उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी कि जन बाजवा ने मैंने कहा कि मैं तेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा, तो मैं जाके कर मनूंगी, परवाह है तेरी। तो यानी इस पर भी हम बताएंगे। आज जो तारड़ साहब हैं उन्होंने मुक्ति मुकाई है, जो हमारे आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को नहीं बुलाया जा सकता पार्लियामेंट में। बेसिकली उन्होंने ये कहा जी कि हम एक जो सर्विंग आदमी है उसको बुलाते हैं, रिटायर्ड आदमी को हम नहीं बुलाते। तो तारड़ साहब ने गल मुक्ति मुका दी थी। अच्छा, मुक्ति मुका दी थी, ये जो लोग नान पंजाबी हैं यानी कि गल ख़त्म कर दी, यानी कि ये मतलब है भाई, जब पंजाबी के लिए ये जब तशरीह कर रहे होते हैं तो उसका मज़ा वैसे किरकिरा हो जाता है। तो खैर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ख्वाजा साहब जो हैं, ख्वाजा साहब ने कहा जी कि इन्होंने जो अफ़गानिस्तान से जो तालिबान के लोग हैं उनको रिहा किया और मुल्क में दोबारा से दहशतगर्दी शुरू हुई, और ये लोग जो हैं इसके ज़िम्मेदार हैं, ये ख़ुद ही फैसले करते हैं और हमें तो पूछते नहीं हैं। और ये जो बात है यानी कि कोई 2-3 दिन से इस हवाले से ज़्यादा मामला गर्मा गर्म हैं। तो पहले तो मैं को आपको कोई बैकग्राउंड बताऊँ, फिर मैं आपको बताऊँ कि जो है ना ख्वाजा साहब और जनरल बाजवा साहब जो है इनके दरमियान प्रॉब्लम है क्या असल में, और इस प्रॉब्लम का सबब कौन है। तो नाज़रीन, ये है कि इस हवाले से जो ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं ये काफ़ी एक लोगों में तासर ये है कि जनरल फैज़ की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जब ये फ़तह काबुल हुई, जब जो अफ़गान तालिबान आए और जिधर हमने बड़ी की कहते हैं कि बड़े पंगड़े पाए कि जनाब अब तो हम जो है ना ये हमारा इलाका जो है ये सरहद है हमारी महफूज हो गई है। तो उसके बाद से इन्होंने जो टीटीपी के लोग हैं उनको इधर बसाना शुरू कर दिया और उनको कई इलाके भी वापस किए। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो टीटीपी वाले हैं वो दोबारा अपनी उन्होंने प्रेजेंस शो भी करानी शुरू की, लॉ इन्फोर्समेंट को अटैक किया। तो इस वाले से काफ़ी एक रिजेंटमेंट पाई जाती है। एक जो बॉयज़ लोग हैं ना, यानी कि जो चौधरी रियासत के लोग हैं, उनमें ये भी था जी कि जो जनरल फैज़ है ना उसने ये बड़ा कमाल किया है कि तालिबान ने लड़ा दिता है। यानी कि इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं बेसिकली, यानी कि एक ही जगह है, एक ही को पहले पोजीशन है, फिर दूसरे को लाते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं। इनका ये ख्याल था कि हमें नहीं मारने पड़ेंगे, ये आपस में ही मर जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे डिवाइड एंड रूल जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी चलता रहता है। यह जो अंग्रेज़ों के टाइम से हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है। तो एक तो ये बात चलती है कि जो है ना जनरल फैज़ की पॉलिसी जो है वो बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई है। और उसके लिए पहले इन्होंने पार्लियामेंट में एक जो है ना इन कैमरा सेशन बुलाया था, और उसमें इन्होंने सारी पॉलिसी के बारे में कहा गया था। और हमारे जो लोग हैं, जो हमारे नुमाइंदगान हैं, वो भी सुनते रहे और उस टाइम उन्होंने पॉलिसी बनाने दी और बाद में उस पर एतराज़ कर रहे हैं। अब वैसे ये भी देखें कि ये पॉलिसी जो है इमरान खान के टाइम पर बनी, उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उसके बाद निगरान हुकूमत आई, लेकिन पॉलिसी भी वो चलती रही और बातें भी होती रहीं। तो मेरा ख्याल है कि या तो हम पॉलिसी चेंज कर लें या फिर ये है कि मसला कुछ और भी है। तो वो मसला कुछ और जो है ना उस पर तो मैं बाद में आऊँगा। दूसरा ये है कि कितने को उस टाइम तालिबान छोड़े थे, इसके हवाले से भी दो राय हैं। मैं दो राय इसलिए कहता हूँ कि मेरे पास अब हर चीज़ जो है, मैं कौन सा राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये मैं डिटेल मंगवा सकता हूँ जी कि बताएं जी कि कितने तालिबान छोड़े हैं। एक तो ये है जी कि जो उनके निकाद हैं वो ये कहते हैं जी कि इन्होंने काफ़ी लोग जो हैं उनको उस टाइम रिहा किया है।
अब ये है कि जो जनरल बाजवा या जनरल फैज़ है, जो उनकी तरफ से जो आती हैं, यानी कि उनके जो लोग हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, वो कहते हैं जी कि ये चीज़ें जो है ना एग्जैजरेटेड हैं, इनको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है। बेसिकली कोई 200 तालिबान छोड़े गए थे, और ये 200 तालिबान में लीडर शामिल नहीं थे। ये वो लोग थे कि जिनको पहले ही गिरफ़्तार किया हुआ था। इनका डी रेडिकलाइजेशन का एक प्रोग्राम है पाक फ़ौज का, जिसमें जो मुख्तलिफ़ इंतहा पसंद हैं उनको ज़रा एक उनके अंदर से इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के हवाले से मुख्तलिफ़ नफसियाती हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनको काम सिखाया जाता है कि वापस जो है ये कोई और काम कर लें, बजाय इसके कि ये दहशतगर्दी की तरफ ही वापस मुड़ें। तो वो कहते हैं जी, उनका ये दावा है जी कि 200 बंदे उधर से हमने छोड़े थे, अल्लाह जाने, नहीं कि मैं आपको ये दो मौक़िफ़ दे रहा हूँ। लेकिन अब जो है ना असल बात की तरफ आते हैं कि मसला है क्या जनरल बाजवा और जनरल जो ख्वाजा आसिफ है उनके दरमियान। नाजरीन, मसला ये है कि मसला पुराना है, और मसला पुराना ये है कि जो जनरल बाजवा के ससुर हैं जनरल अमजद और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, इनका पुराना तल्लक है आपस में। ये किसी टाइम पे जो जनरल अमजद हैं ये कोई उधर कोई सियालकोट में सर्व करते थे, तो उस टाइम से इनका कोई आपस में एक राब्ते बरकरार हैं। ख्वाजा साहब जो हैं ये भी उधर सियालकोट कैंट में रहते हैं, तो कई जो इनके जानने वाले जो उधर सर्व करके आए, तो वो बाद में इनके साथ इनके अच्छे मुरासिम रह गए। जिस तरह जनरल पाशा थे, तो जनरल पाशा आप समझें कि जनरल पाशा जब उधर GOC थी जो मेजर जनरल के तौर पे उधर सियालकोट में लगे हुए थे, तो ख्वाजा साहब और एक तरह से हमसाए थे, तो उस टाइम से उनकी कोई आपस में शनासाई हो गई। तो और भी कोई इस तरह के जो लोग होते हैं, ये इनका भी कोई ताल्लुक जो है वो कोई इसी अंदाज में बना। अब ये है कि ये ताल्लुक जो है उसका पहला टेस्ट हुआ जब 1999 में जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, और टेक ओवर के बाद ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं और मियाँ नवाज शरीफ वगैरह इनको सबको जेल में डाला, और उस टाइम जो है इन पर को केस बन गए और कोई इल्ज़ामात वगैरह लगे। मैं अब उनकी तफसीलात में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये है कि उस टाइम को बात ये फैली कि जो है ना कोई उनके बारे में जो कोई इन्फॉर्मेशन दी ख्वाजा आसिफ के बारे में, वो कोई इनकी तरफ से आई कि जी को प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जी को मुबैना तौर पे फ़लाँ हुआ है, गपला हुआ है, या ये इस तरह की बातें थी। और जी मियाँ नवाज शरीफ जो है उसने इतने पैसे ले गया है, तो इनको ये नहीं आइडिया हो रहा था कि ये मामला शुरू कैसे हुआ है, और ये इनका ये ख्याल था जी कि ये सारी बातें जो है ना लग़व हैं, झूठी हैं। खैर, इनको बाद में पता चला जी कि ये बात शायद कहीं उधर से निकली है जो जनरल अमजद है उनकी तरफ से निकली है, या उन्होंने ये बात की है। बाद में कोई इनके कोई एक दोस्त थे, उन्होंने इनको आपस में को कन्फ्रंट भी कराया, लेकिन वो मामला जो है वो फिर जो है ना रफ़ा दफ़ा हो गए। कोई ये एक कमेटी इन्होंने डाले नहीं रखी, मामला जो है आगे चलते गए। अब जो है अगर हम आगे आते हैं, जब जनरल बाजवा की तैनाती होती है, तो ये जो ताल्लुक़ है वो फिर से दोबारा से उस्तवार हो गया। आपको पता है कि जो अमीर लोग हैं उनका यही होता है जी कि कोई अगर दूर का भी रिश्तेदार हो, कोई बड़ा हो जाए, तो फिर वो इस तरह होता है कि जैसे बहुत ही करीबी थे। तो ये जो दरमियान में कोई ऊंच नीच आती रही, ये पीछे रह गई। अब ये है कि जनरल बाजवा की तैनाती होनी थी, और उसमें जो एक वो उनका जो जनरल अमजद के साथ पुराना तल्लुक़ है वो फिर एक नुमाया होना शुरू हो गया। और ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने भी कोई इस मामले में जो अपने लेवल पर कोई सिफारिश कर सकते थे या जो अपना किरदार अदा कर सकते थे वो करते रहे। और उसकी एक मिसाल ये थी कि आपको याद होगा कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जब एक कैंपेन चली कि उनको कई लोग जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये कादियानी है, इस तरह की कोई कैंपेन चली, तो एक सेनेटर थे प्रोफेसर साजिद मीर साहब जो हैं उन्होंने काम उठा दिया। और उन्होंने भी जब वो इस मैदान में आए, तो उसके बाद ख्वाजा साहब जो है उनकी ड्यूटी लगी कि इसको ज़रा रफ़ा दफ़ा करें। और ये इन्होंने कोई अपनी गारंटी दी उस टाइम ख्वाजा साहब ने कि ये जो कैंपेन चल रही है ये प्रोपेगेंडा है, ये बिल्कुल लग़व है, झूठा है, इस तरह की कोई बात नहीं है, वो नहीं है, यानी कि वो मुसलमान है, रासिल अकीदा मुसलमान है जनरल बाजवा साहब। तो अब उससे जनरल बाजवा जो हैं वो यानी कि उनका जो इस तरह के जो चैलेंजेस आ रहे थे उनको ओवरकम करने में इनका एक या उनको जो रुकावटें थी उनको हटाने में जो ख्वाजा साहब हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया। तो फिर एक लिहाज से आपको एक जोम भी होता है जी कि भाई मैं किसी के काम आया हूँ, तो कोई मेरे लिए भी जो है ना कोई सहूलतें पैदा करेगा। अब यह है कि जब मामला दोबारा मियाँ नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ टेंशन का शिकार हो गए, और उस टेंशन के दौरान आपको याद होगा कि मियाँ साहब जो है ना उन्होंने एक दफ़ा गुजरांवाला में एक मशहूर ज़माना तकरीर की थी कि जनरल बाजवा साहेब आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो तकरीर थी
वो बड़ी एक उस टाइम जो है ना उसने बड़ा एक रेजोनेट किया, बड़ी गूंजी, और इस पे जो फ़ौज हैं उनमें भी एक इस चीज़ को हीट फील की गई कि ये जो मियाँ नवाज शरीफ हैं इनको मुल्क से बाहर भेजा है, और अब जो है मियाँ साहब जो हैं उत्थे जाके केड़े काम शुरू कर देते हैं। तो इस मामले में ये चाह रहे थे कि कुछ लोग नून लीग के अंदर से इस मामले में कोई ऐसा बयान दें कि मियाँ साहब को ये तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। तो कुर्रा फाल जो है ना वो ख्वाजा साहब का निकला जी, ख्वाजा साहब ने। तो ख्वाजा साहब को कहने वाले जो है ना वो कोई जनरल अमजद साहब थे, बकौल ख्वाजा साहब के करीबी जो ज़राए हैं उनके हवाले से, कि जनरल अमजद साहब जो है उन्होंने कहा, उन्होंने उनको बुलाया, उनको बताया जी कि आपको कोई इस तरह का बयान देना चाहिए। तो ख्वाजा साहब ने कहा जी कि मैं तो इस तरह का बयान नहीं दे सकता, मेरा तो मैं जो मियाँ नवाज शरीफ ने जो भी कह दिया, मेरा अगर कोई इत्तेफाक हो या इख्तलाफ हो, मैं पब्लिकली जाके ये बात नहीं कर सकता, वैसे बूढ़ा हो गया हूँ, इस उम्र में मैं जो है ना मुनहरफ नहीं हो सकता। अच्छा, इस बात को ना इधर ही रोक के मैं थोड़ा सा एक पुराना वाक़या मुझे अपना भी याद आ गया। ये कोई 2005-06 की बात है, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ जो हैं ये सऊदी अरब से लंदन शिफ्ट हुए थे। तो पूरा मीडिया इस चक्कर में था जी कि मैं किसी तरह मियाँ साहब से बात करके ना को ख़बर दूँ। तो मैं भी उसी चक्कर में लगा हुआ था। तो मैंने ख्वाजा साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा ख्वाजा साहब ज़रा मियाँ साहब का नंबर ही दे दो। तो ख्वाजा साहब कहते ने यार गल सुन मेरी, यार देख मैं उन्होंने अपना लीडर किया है और मैनू ना मियाँ नवाज शरीफ ने किया है कि ਜਿਹੜਾ ना मेरा नंबर किसी को नहीं देना। तो मैनू यह पता है कि तू मैनू जो ही तू फ़ोन बंद करके साढ़े किसी दूसरे बंदे को जाना है, उससे नंबर मांगना है, उसने आपको नंबर भी दे देना है, लेकिन यार मैंने उसको लीडर कहा हुआ है, मैं वादा कर चुका हूँ कि मैं नंबर नहीं दूंगा, तो मैंने नहीं देना। अच्छा, नंबर उन्होंने मुझे नहीं दिया, मेरा जो प्लान है सारा बढ़ गया। लेकिन यह है कि मुझे जो है ना ख्वाजा साहब की ये बात बड़ी याद रही, और मैं कई दफ़ा पहले भी जो है ना मैं इसका जिक्र करता रहता हूँ। तो खैर कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो जब ख्वाजा साहब ने कोई उस टाइम स्टेटमेंट अपनी नहीं दी, उस मामले में कोई बयान नहीं दिया, तो उसके बाद जो है ना उनको कोई उस तरह से कोई पहले कोई इस तरह से लगा जी, या कोई एक पैगाम पहुंचा जी कि को आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। उसमें ये जनरल बाजवा से बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है जो उनके जो ससुर थे जनरल अमजद, उनके साथ। तो कुछ दिनों के बाद जो है ख्वाजा साहब जो हैं वो मेरे अहले पार्लियामेंट से घर जा रहे थे, और रास्ते में जो है ना वो नैब वाले आ गए कि आप ये सुखे थे मिलमाइया, और उन्होंने उनको घर भी नहीं जाने दिया। इधर ही अगर जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं तो एम्बेसी रोड पे उनकी गाड़ी जो है उनको घेरे में ले लिया, जिस तरह आमतौर पे जो वीगो डाले आते हैं ना, तो इस तरह से उनको घेरे में ले लिया। उन्होंने कहा जी कि आप अंडर अरेस्ट हैं। ख्वाजा साहब जेडे ने पेंट शर्ट पा के टाई शाई ला के तो वो जा रहे थे, उन्होंने कहा कि यार मुझे कपड़े चेंज करने थे। उन्होंने कहा जी कि बस टाइम आ गया है, यानी कि आपके पास ये भी वक्त नहीं है कि आप अपने कपड़े चेंज कर लें, आप जो है ना अपने आप को जो है ना हमारे सुपुर्द कर दें। तो ख्वाजा साहब जो है उनको उस टाइम नैब वाले ले गए और उन पर केस चल पड़ा। तो उसके पस मंज़र में भी यही बात चल रही थी। तो उसमें उनको इन चीज़ों का दुख भी था कि यार मेरा एक इनके साथ अच्छा ताल्लुक़ भी है रहा, और मैंने मुख्तलिफ़ टाइमों पर इनकी हेल्प भी की हो। ये भी होगा इनके, ये भी होगा कि जनरल बाजवा जो है उन्होंने भी इनकी हेल्प की होगी, लेकिन इनको जो है इनके अपना टाइम जो है वो ज़्यादा याद हुआ होगा जी कि मैं इनको कोई इनकी तैनाती में या बाद में भी मैंने कोई अपना जो किरदार अदा करना था वो किया। ये वो चीज़ें हैं, ये हो सकता है कि कल जो है इनके जनरल बाजवा साहब जो हैं उनको भी ये हो जी कि मैंने इनके साथ ये भला किया, उनको अपने लेवल पे गिले शिकवे, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ख्वाजा साहब हैं उनको इस चीज़ की जो है ना वो बड़ी एक दुख है, बड़ा दुख है कि यार मेरे साथ ज़्यादती हुई थी कि मैंने इतना इनके साथ किया था, इन्होंने मेरे साथ नहीं किया। तो लिहाजा उस लिहाज से जब आपको ये भी चीज़ें होती हैं और फिर जो है कुछ मामलात ऐसे हुए हों, तो वो टेंशन जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से चलती रहती है। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताई है। बाकी ये है कि उनको उनकी इधर पार्लियामेंट में उनको लाना तो इन्होंने कोई नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें पस मंज़र में चल रही थी वो उनका मैंने आपको जिक्र किया। बाकी मैं बात लंबी हो रही है तो मैं बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ। अब मैं आ जाता हूँ आपके जो सवालात हैं। तो हमारे कोई एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे कोई मैसेज भेजा था कल। उन्होंने कहा कि जो इधर पंजाब में जो फार्मासिस्ट हैं, लड़के जो बी फार्मेसी करते हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो भर्ती किए गए 2019 में, फिर उनको बाद में निकाल दिया गया और गालिबन 2022 में या 2021 की बात है, उनको निकाल दिया गया। और उस पर वो आगे हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने वो मामला वापस महकमे को, पंजाब गवर्नमेंट को भेज दिया। उन्होंने कहा जी कि आप खुद ही इसको डील करें, लेकिन साथ कहा कि इनकी सैलरी जो है वो जारी इनको देते रहें और
इनके ख़िलाफ़ कोई एडवर्स एक्शन भी नहीं लेना। तो वैसे ही नहीं कि हाई कोर्ट अगर ख़ुद ही फैसला कर दें, ये सारी बातें अब ख़ुद फैसला भी नहीं कर रही और साथ जो है वो एक महकमा सेहत को भी कह रहे हैं कि आपने एडवर्स एक्शन भी नहीं लेना। अब ये है कि वो लोग जो हैं वो फार्मासिस्ट लड़के जो हैं, ये लड़कियां, उनको ना सैलरी मिल रही है और उनका मुस्तकबिल जो है वो भी ख़तरे में है। उन्होंने जो है एक अपील की है, वो कहते हैं जी कि असां मैडम ने मिलना है, यानी कि जो है ना चीफ मिनिस्टर जो मरीम नवाज़ हैं उनके साथ हम मुलाकात करना चाहते हैं और हमारी मुलाकात कराई जाए और हमारा जो है ना अपने पैगाम, अपने विलाग के ज़रिए पैगाम पहुँचाया जाए। इन्हों का ख्याल है कि मरीम नवाज़ जो है मेरा विलाग सुनती है, मेरा विलाग जो है यानी कि कोई पूरा पाकिस्तान सुनता है, मरीम नवाज़ नहीं सुनती। तो लेकिन ये है कि खैर पता नहीं कौन कौन सुनता है। तो अब ये है कि ये एक संजीदा मामला है। तो मेरे ख्याल है कि इस मामले पे कोई हुकूमत को उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। मुझे नहीं आइडिया कि क्या फ़ैसला हो सकता है। और आजकल जितने लोग बेरोज़गार हैं, आजकल तो हर बंदा ही मुस्तहिक नज़र आता है। तो मेरे ख्याल है कि अगर उस पर को हमदर्दाना गौर किया जाए तो ऐन मुमकिन है कि उनके लिए कोई हल निकल आए या कोई मुतबादल उनके लिए तलाश किया जाए। अब यह है कि ये लड़के उनमें से काफ़ी जो हैं वो ओवर एज भी हो रहे हैं, तो एक बड़ी क्रिटिकल स्टेज पे हैं। तो पंजाब हुकूमत को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। तो नाजरीन, दूसरा जो इशू है वो हमारे कोई यूएई से हमारे कोई नाजरीन हैं, उन्होंने रेज़ किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान क्या ना सोनी धरती प्रोग्राम, सोनी धरती प्रोग्राम है, ये एक ऐप है, इसके ज़रिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और उसकी उनको बड़ी एक सहूलत थी। अगर उन्होंने पाकिस्तान में कोई पैसे भेजने होते थे तो वो भेजते थे। उन्होंने क्या जी कि हो गया उस ऐप को, पिछले 5-6 माह से वो ऐप नहीं चल रही और लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। वो एक लोगों की लाइफलाइन है और वो अब पैसे उस तरह से नहीं भेज पा रहे। और उसका नुकसान ये भी है कि अगर आप इस तरह के काम बंद करेंगे तो फिर आगे जो है ना हुंडी हवाला वाले काम जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो नाजरीन, मैंने इस बारे में जो मुतल्लिका लोग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे मैंने पता किया है। उन्होंने कहा जी कि ये ऐप हमने बंद नहीं की, इसका कोई मसला आ रहा है, उन्होंने कहा जी कि द प्रोग्राम इज़ वेरी मच अलाइव, द ऐप हैज़ फेस्ड सम ग्लिचेस विच आर बीइंग रिजॉल्व्ड, इट इज़ बीइंग ब्रॉट बैक इन ऑनलाइन इन फेजेस, माइट टेक अ लिटल वाइल बिफोर फुल ऑपरेशंस रिज्यूम। यानी कि वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम को हमने बंद नहीं किया, लेकिन यह है कि कोई टेक्निकल इश्यूज़ आ गए हैं, इसको हम मरहलावार उसको ठीक कर रहे हैं। कोई थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन ये वापस जो है ना एक दोबारा से लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और जल्द प्रोवाइड की जाएगी। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।